अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत में रात गए अचानक इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर आवाम की तरफ से इस वक्त शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आज़म जब खुद अपोजिशन में थे तो इस ऐसी सूरत हाल पर सिविल नाफरमानी की कॉल दे देते थे और आवाम को उकसाते थे कि वो अपने बिल्स फाड़ दें। वज़ीर आज़म कहा करते थे कि अगर मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो समझ जाएं के हुक्मरान चोर हैं। मगर आज जब उन्हीं वज़रा से महंगाई की वजह पूछी जाती है, उनसे जवाब मांगा जाता है, तो या तो आलमी सतह पर महंगाई वजह बताई जाती है या फिर माजी के हुक्मरानों की करप्शन और पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार करार दिया जाता है। अब हमें यह बताया जाए कि आज महंगाई में जो रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, तो हम किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएं और किसको चोर कहें। आज अवाम इस इंतजार में है कि कब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगेंगे, कब चीनी की कीमतें जो है वो कम होंगी और कब हम अशियाए खुरोनोश की कीमतें जो है वो हमारी पहुंच के अंदर आ जाएंगी, और क्या अपोजिशन जो है वो इस वक्त अवाम के मसाइल के हल के लिए उनकी आवाज़ बन सकेगी। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगी। नैयर बुखारी साहब, एक तरफ वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने खिताब में रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इंदिया भी दे देते हैं, तो वज़ीर आज़म के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखेंगे, कोशिश की गई पिछले 3 सालों से कि जो इश्यूज भी ये रिजॉल्व न कर पाए, जो पब्लिक इश्यूज हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे इकोनॉमी की सिचुएशन हो, चाहे ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज करें पोलिटिकली वो इश्यूज हों, चाहे वो लेजिस्लेशन को, तमाम तर मामला को कहते हैं ये अपोजिशन जिम्मेदार है, ये साबका हुक्मरान जिम्मेदार है। ये 38 माह हो गए हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है कौम के सामने। और फिर जो उनकी टीम है, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हो, चाहे इनके मिनिस्टर्स हो, चंद दिन पहले इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने या एडवाइजर है और जो एनर्जी मिनिस्टर है, कहते हैं जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वो सस्ता उनको इसलिए लगता है कि वो अपनी जेब से खर्च नहीं करते, उनके पास सरकार का पैसा है या उनके पास ATM है। अगर अपनी जेब से कुछ खरीदारी करते तो फिर उनको पता चले पाकिस्तान सस्ता है या महंगा है। और फिर इस प्राइम मिनिस्टर को ये तो इसीलिए चेयरमैन बिलावल ने कहा था ये सिलेक्टेड है, ना इसके पास अपनी विजन है, ना पोलिटिकल अप्रोच है, और ना ही ये कोई ऐसे मेजर्स दे सका जिससे आवाम को रिलीफ मिले। जो दावे किए कि मैं $200 बिलियन वापस दे आऊँगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूँगा, 50 लाख घर दे दूँगा, ये सारे फॉल्स और फेक वादे थे और जिनकी असलियत कौम के सामने आ गई। अभी रिसेंटली जो आप देखेंगे, ये भी 2 दिन पहले जब कौम से खिताब किया, तो कौम से खिताब में बजाय कौम को कोई रिलीफ देने के कौम को तकलीफ दी कि ये पेट्रोल महंगा होगा और आपकी तारीखी में 8.5 रुपये पे महंगा कर दिया। और आपको पता है कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसका इफेक्ट तमाम चीज़ों पे होता है। बिल्कुल। और मैंने ये देखा, उसने कैलकुलेट किया कि उसने कहा जी 2 करोड़ खानदानों को हम 120 करोड़ रुपया 6 महीने के लिए दे रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये 13 करोड़ पाकिस्तानियों को इससे फायदा हासिल होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया और मैंने कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे भी बात की, तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑलमोस्ट कोई 19 पॉइंट कुछ अरब रुपए पर मंथ बनते हैं। और वो कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि 157 रुपये पर मंथ एक पाकिस्तानी के हिस्से में आएगा उस 13 करोड़ में से, और बाकी जो 9 करोड़ बाहर बचते हैं उनको छोड़ दें, तो वो कैलकुलेट करने 5.25 रुपीज़ जो है ये टोटल डेली के हिसाब से एक पाकिस्तानी को मिलेंगे। और आज रोटी जो है 15 रुपए की है, 5 रुपए की जो आज की रोटी भी नहीं मिलती, तो 5 रुपए रिलीफ दे के 8 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, तो उससे लोगों को क्या रिलीफ मिली है?
जब 8 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो उसका मतलब है कि फिर आटा भी महंगा, फिर चीनी भी महंगी। बिल्कुल। आज यहाँ मुझे मेरे मिलने वाले दोस्तों ने बताया कि उनके घर में चीनी नहीं थी तो 170 रुपए किलो उनको रावलपिंडी में चीनी लेनी पड़ी। तो जब यहाँ इनकी नाकाम पॉलिसियां ये हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में आई थी तो पहला हमने कहा किया था, हमने सपोर्ट प्राइस फिक्स की। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस 650 रुपए से हमने 950 रुपए का, और जितना अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में रही हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी गंदम, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्यों नहीं फैसिलिटीज देते हैं कि फार्मर को उनके इनपुट्स क्यों नहीं सस्ते करते, ताकि एटलीस्ट ये हमारा ज़रूरी मुल्क है तो हम अपनी खाने की अशिया तो पैदा करें। नईर बुखारी साहब, ये जो हमारी प्रोडक्शन है, पैदावार है, इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बिलाशुबा जो आलमी सतह पर महंगाई है वो हो रही है और पेट्रोलियम मसनूआत में वहां पर भी इजाफा हुआ है, तो क्या हम नियर फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो एटलीस्ट रुक जाएंगी, मजीद नहीं बढ़ेंगी? देखिए, बात उसमें ये है कि आप अपनी जो रुपए की कीमत है ना, वैल्यू है, उसको इम्प्रूव करें। अगर आप उसको इम्प्रूव करेंगे फिर आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, वरना इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपका रुपया ज्यों ज्यों गिरता जाएगा पेट्रोल और महंगा होता जाएगा, क्योंकि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर के साथ है जी। आप ये देखेंगे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई थी 2008 में, उस वक्त 140 डॉलर बैरल था, आज तो 85 डॉलर पे एक बैरल है, तो उससे ऑलमोस्ट को 45% कम कीमत पे आ जाए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 95-96 रुपीज लीटर पेट्रोल था। तो ये डिफरेंस है। आपको अपनी इकोनॉमी को अपनी रुपी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका रुपी स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पेट्रोल सस्ता मिल सकेगा। सही। अच्छा नईर बुखारी साहब, महंगाई का जो फैक्टर है वो बड़ा अहम है और ख़ास तौर पर जो हुकूमतों की हुकूमतें जो है उनकी कारकर्दगी पर और जो सियासत है उस पर बड़ा असरअंदाज होती है और हुकूमतों को बहरहाल इसकी जो सियासी कीमत है वो चुकाना पड़ती है। लेकिन हमने माजी में अगर देखें तो हुकूमतों के खिलाफ जो महंगाई का एक फैक्टर है, ये हुकूमतों को हटाने के लिए या दूसरे तनाजुर में ये एक ट्रिगर पॉइंट साबित नहीं हो सकता। तो क्या ऐसी सूरत हाल में अवाम को सड़कों पर आना चाहिए और क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि सड़कों पर आने से उनके मसाइल हल हो सके? बिल्कुल, लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। अवाम को देखे नहीं, अवाम को एहतजाज का बिल्कुल हक है, आइन को हक देता है, और अवाम सड़कों पे आएंगे, इन हुक्मरानों से निजात चाहेंगे और अवाम वोट की पर्ची से इनका इंतकाम लेंगे। जिस गवर्नमेंट ने अवाम को सहूलत नहीं दी, अवाम ने उनसे बदला जरूर लिया है। अवाम ने बदला PMLQ से और मुशर्रफ से भी लिया, अवाम बदला लेते हैं। अवाम ने बदला नून से भी लिया, अवाम ने बदला पीपल्स पार्टी से भी लिया, वो सियासी जमातों से अवाम बदला लेते हैं। और अगर आप कीमत में इस्तेकाम पैदा नहीं करेंगे, बिलाशुबा इस PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग अपना वोट भी इस्तेमाल करेंगे और इंतकाम भी लेंगे और लोग सड़कों पे भी आएंगे। सड़कों पे आने का नजरिया ये है कि इस हुकूमत से निजात हासिल करना का एक तरीका है। अदरवाइज तो मैंने अयूब खान की गवर्नमेंट जाते हुए देखी इस महंगाई की बुनियाद। सही, अवाम को यानी अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि इन दी एंड जो सियासतदान है उन्होंने अपने हलकों में जाना होता है और वोट मांगना होता है। अच्छा नईर बुखारी साहब, ऑपोजिशन के हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से उसका इत्तेहाद भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो सेपरेट हो गई, और ये भी हुआ कि पिछले कुछ अरसे में जो ऑपोजिशन की एक स्ट्रेटजी रही आपस में, चाहे उनके ज़ाती ताल्लुकात हों या सियासी ताल्लुकात हों, उसने अवाम को कहीं ना कहीं मायूस किया है। तो क्या आप समझते हैं कि आप इस बार अगर अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी सही तर्जुमानी के लिए निकलते हैं, तो अवाम को आप इस बात का एहसास दिला पाएंगे कि आप इस बार उनके जज्बात की और उनके मसाइल की सही तर्जुमानी कर रहे हैं? देखिए, जो सियासी जमात और जो सियासी लीडर अवाम के इशू के साथ नहीं चलता, वो सियासत में फिर न्याय नहीं सकता। और पीपल्स पार्टी 53 ईयर्स की हिस्ट्री आपके सामने है, बल्कि अभी तो 30th को हम 54 साल पूरे कर चुके होंगे।
तो हमारी हिस्ट्री गवाह है कि हम पब्लिक इश्यूज को लेके चलते हैं और पब्लिक इश्यूज को साथ आप लेके चलेंगे तो पब्लिक आपके साथ खड़ी होती है। अपोजिशन की जमातें अगर वो स्कैटर्ड हैं तो फिर मैं समझूंगा मिसकंसेप्शन है उनका कि वो आवाम की हमायत हासिल कर सके। लेकिन पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आवाम के मफाद की बात करती है और अभी यह मौका ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन दी आयरन इज हॉट, तो ये अपोजिशन के लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि इस हुकूमत के खिलाफ आवाम के साथ चले और आवाम को बाहर निकाले। तो क्या अगर इसके लिए आपको पीडीएम के साथ दोबारा जो है वो इत्तेहाद करना पड़ता है अवाम के मसाइल की तर्जुमानी के लिए और अवाम के मसाइल के लिए निकलना पड़ता है, तो क्या पीपल्स पार्टी अपने जो गुज़श्ता जो उनके इख्तलाफात थे उनको साइड पर रखकर, ज़ाती हों या सियासी हों, दोनों को साइड पर रखकर जो है वो एक इत्तेहाद के साथ खड़ी होगी, पीडीएम के साथ दोबारा खड़ी हो सकेगी? उसके लिए बुनियादी बात यह है कि जो मैं तो आप पीडीएम का वजूद समझता हूँ कि वो तो सियासी जमातों का एक मजमुआ इत्तेहाद जरूर है। मैं उसको पीडीएम का नाम तो मैं नहीं देता। वो पीडीएम वो थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी थी। लेकिन अगर आप उसके साथ शमूलियत उन ऑपोजिशन पार्टीज के साथ शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो देन तो वो पीडीएम कहला सकेगी ना? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो रहनुमा बाकी रह गए हैं उनको गुफ्तगू बड़ी बात अंदाज से करनी चाहिए। अगर वो इल्जाम तराशियां करेंगे तो फिर वो अपोजिशन का कॉज सर्व नहीं करेंगे बल्कि मौजूदा हुक्मरानों का कॉज को सर्व करेंगे। वो फिर यूनिटी की बात नहीं करेंगे, वो और फ्रिक्शन की बात करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो जमातें वहाँ बैठी हुई हैं उस इत्तेहाद में अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेंगी तो इत्तेहाद कैसे हो सकेगा? इसका मतलब है वो मौजूदा हुक्मरानों का पर्पस सर्व कर लें। हमने डे 1 कहा था कि अगर वो मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जो उधर लोग बैठे हुए हैं वो हमसे बात करेंगे, हमारी ख्याल से बात करेंगे तो बिलाशुबा सियासत में गुफ्तगू शरीक हमेशा रहती है। वो बात करेंगे तो हमारी सीसी उस ऑफर को जरूर एग्जामिन करेगी तो उसके बाद आप फैसला करेंगे। सही, आवाम के मसाइल मुत्तहिद होना पड़ा तो मुत्तहिद भी होंगे। नैयर बुखारी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नैयर बुखारी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 5-6 महीने पहले से जो महंगाई है वो कम होने की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कर रहे हैं बार बार और वज़रा की जानिब से भी की जा रही है कि 5-6 महीने बाद जो है वो कुछ ना कुछ महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। मगर ये दावे हम पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आवाम को, लेकिन महंगाई जो है वो कम होने की बजाय इवन स्टेबल भी नहीं हो रही, स्टेबिलिटी पॉइंट पे भी नहीं आ रही, ठहर भी नहीं रही, मुसलसल बढ़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी आलमी सतह पर महंगाई हुई थी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त क्या इकोनॉमिक मेजर्स लेने चाहिए कि हम जो है वो मौशी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें? मैं तो मशवरा उनको दूंगा कि जो इस काबिल हों को मशवरे को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। मौजूदा हुक्मरान जो है ना नाअहल लोग हैं, ना तो ये मशवरा समझते हैं ना ये उस पर अमल कर सकते हैं। बहुत पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जब ये नैब के इश्यूज थे कि नैब और इकॉनमी इकट्ठे नहीं चल सकते जी। आपको पता है फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है कितनी पीछे हटकी, फिर ब्यूरोक्रेसी कितनी पीछे हटकी। अभी रिसेंट इशू आप देखें जो अभी टीएलपी के धरने पे जो इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन का आया, कितनी इनको शफलिंग करनी पड़ी पुलिस में। तो ये इनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये इनकम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये बड़ा दावा करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम कर दिया। अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स देखे थे स्टेट बैंक की कि करंट अकाउंट डेफिसिट किधर है। डॉलर की कीमत उन्होंने काम की, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी हैं, वो उधर ही पड़ी हुई हैं 25 बिलियन डॉलर्स पे। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 में 25 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स छोड़ के गए थे, उसके बाद तो कोई तरक्की नजर नहीं आई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेसिकली ये जो हम गंदम में खुद कफील हों तो हमें बाहर से ना इम्पोर्ट करनी पड़े, हमें चीनी बाहर से इम्पोर्ट करनी ना पड़े,
हमें ऑयल इम्पोर्ट ना करना पड़े, हमें ये जो दालें हैं ये हमसे बाहर से ना मंगवानी पड़े, तो एटलीस्ट अब करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ चला गया? कोई करीब कंपैरिजन नहीं है इनका। तो जिनके पास कोई मुआशी टीम नहीं है, 4 तो ये फाइनेंस मिनिस्टर बदला चुके हैं, और अभी फिर वो मिनिस्टर जो है उसको एडवाइजर चला गया। तो लेकिन नैयर बुखारी साहब, वजीर खजाना तो ये आपके दौर के जो वजीर खजाना रह चुके हैं उनको भी ला चुके हैं, तो इकोनॉमिक टीम तो ऐसा नहीं लग रहा कि मसला होगी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में भी वही, पीपल्स पार्टी के टेन्योर में भी वही टीम तकरीबन रह पीपल्स पार्टी में डायरेक्शन देने वाली क़यादत मौजूद थी ना। पीपल्स पार्टी की क़यादत सियासत की सूझबूझ रखती थी। ये तो नायाल आदमी, इसको सियासत की सूझबूझ ही नहीं है। ये सहूलतकार उसको ला के उन्होंने मुसल्लत कर दिया। वरना जो कौमी असम्बली में जनरल मुशर्रफ का स्टेटमेंट आपने सुनी है, मुझे 100 सीटें दें, उस इलेक्शन में 1 सीट 2002 में निकाल सका था। अगर पॉपुलर जमात होती तो उस वक्त सीटें निकालती ना ये। तो इसलिए हम समझे इसको मुसल्लत किया गया, और जो मुसल्लत करने वाला है या करवाने वाले हैं उनको होश नाखा लेने चाहिए कि कौम का क्या हाल हो गया है इन 3.5 सालों में। सही। अजनास की आपने बात की, जो पाकिस्तान है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, और अजनास में जो है वो हम खुद कफील हैं भी और रहे भी हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आटे, चीनी और चावल जो कि हमारी बुनियादी यहाँ की हमारी पैदावार है, उसमें भी हमारी जो है वो रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और कोई 10-20% के हिसाब से नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तकरीबन जो कीमतें हैं वो डबल पर जा पहुंची हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सब इतना अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर इनमें ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? यही सवाल तो गवर्नमेंट से करना चाहिए कि ये तो फिर कहीं ना कहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं। आपको इसकी वजह क्या लगती है इस वक्त जो ये महंगाई? इतनी प्रोडक्शन नहीं है। अगर प्रोडक्शन है तो फिर स्मगल आउट हो जाती है। हाँ जी, दोनों बातें हो सकती है ना। बात यह है कि आज अगर 170 रुपए किलो चीनी है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं करता 170 रुपए किलो चीनी खरीद के। तो बात यह है कि ये कई झूठ बोलते हैं या इनकी नायली है। अगर प्रोडक्शन है तो वो किधर जाती है? वो प्रोडक्शन वो आवाम उससे इस्तेफादा क्यों नहीं हासिल कर सकते, और फिर ये क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं? देखे ना, पाकिस्तान हमारी टेक्सटाइल जो थी बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट था जी। आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन बाहर से इम्पोर्ट करके चल रही है। कितनी बदकिस्मती की बात है। तो ये सारी गवर्नमेंट की नाअहली है ना, इनकी गलत पॉलिसी है कि आज हम ना गन्ना पैदा कर पा रहे हैं, ना चीनी हमारे पास है, ना कपास हमारे पास है, ना चावल हमारे पास है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पॉलिसी मुरतब करना हुकूमत वक्त का काम होता है। रिकॉर्ड पैदावार हो रही है लेकिन जो है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इनको भी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर रिकॉर्ड पैदावार है तो उसका रिलीफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तबके को तो मिलना चाहिए ना, या फिर जो शायद ये है कि ये रिकॉर्ड जो है ये सिर्फ हुकूमत के रिकॉर्ड में बन रहा है। अच्छा, नैयर बुखारी साहब, कुछ दिन कबल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अगली बारी हमारी है, तो मेरा सवाल यह है कि ये किस बुनियाद पर कहा गया था? क्या उनको कहीं से कुछ इंडिकेशन हुआ था? क्या आपकी जो है वो पॉलिसी या लाइहा अमल होगा आपका अगली हुकूमत बनाने का, या क्या वादे वईद करेंगे आप अवाम के साथ? देखिए जी, हमें इंडिकेशन था और इंडिकेशन अवाम का था, किसी और का इंडिकेशन तो नहीं था हम इक़्तिदार में आएंगे। हम तो बड़ी भी अवाम की स्ट्रेंथ पे करते हैं। वादे वईद किया कि मैं समझता हूँ कि आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिन लोगों को 1996 से लेकर 2008 तक नौकरियों से निकाला गया, उनको बजरिया लेजिस्लेशन हमने दोबारा नौकरियां दी और इज्जत भी दी। और जाते जाते हमारे एक चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा के 18,000 लोगों को घर भेज दिया। तो हमारी तो कारकर्दगी आवाम के सामने है कि हम तो बिल्कुल आवाम के इश्यूज पे सियासत करते हैं और आवाम की सहूलत के लिए सियासत करते हैं। इसीलिए 54 ईयर्स हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे नशेब फराज के बावजूद आज भी सियासत में मौजूद है और उनकी क़यादत मौजूद है। सही। तो नैयर बुखारी साहब, अवाम पर अपना जो एतमाद है वो बहाल करने के लिए इस वक्त अपोजिशन को क्या प्लान करने की ज़रूरत है? अपोजिशन का एतमाद एक ही तरीका है
कि अवाम के इश्यूज के लेके आप आगे निकले, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। और आप अवाम का सबसे बड़ा इशू महंगाई है और बेरोजगारी है। लोग रोटी को तरस गए हैं, लोग खाने को तरस गए हैं। तो ये इशू है, इस पे हम समझते हैं कि अवाम का अगर हम साथ खड़े होंगे तो अवाम का एतमाद बहाल होगा। तो इस पर आपका प्लान क्या है? आप सड़कों पर आएंगे? प्लान हमने आज भी, मैंने तो आज भी अटक में एक एहतजाजी जलसा भी किया, मुजाहरा भी किया। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारी क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा एहतजाज करें, हम उस एहतजाज में शरीक है। सही, बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, चीनी की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और कुछ शहरों में चीनी 150 रुपए से ज्यादा में फरोख्त हो रही है। मार्केट जराये का इस हवाले से ये कहना है कि चीनी डीलर्स ने नाजायज मुनाफा कमाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा कर रखी है और इंपोर्ट के हवाले से हुकूमती जराये का ये कहना है कि मुसलसल महंगी बोलियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से चीनी की दरामद जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोकी गई है। कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन डॉक्टर हसन इकबाल साहब। डॉक्टर हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त हम बुहरान देख रहे हैं, मसनूई बुहरान, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए भी आपने मौका दिया। असल में बात यह है कि हम ये इस चीज़ की निशानदेही पिछले तकरीबन 4-5 माह से कर रहे थे कि अगर हुकूमत जो है जो सप्लाई और डिमांड में जो गैप है अगर उसको कवर नहीं करेगी तो ये खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पैदा हो सकती है और आज वो पैदा हो गई है। पाकिस्तान में जो चीनी मौजूद थी उसमें और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप है। पीछे जो क्रशिंग सीजन पिछले साल जल्दी शुरू किया गया था, तकरीबन 20-25 दिन पहले शुरू किया गया था, उसकी वजह से चीनी की प्रोडक्शन 3 लाख मीट्रिक टन जो है वो कम हुई और हम उसकी निशानदेही बार बार करते रहे। हुकूमत ने 12 टेंडर किए और उस वक्त भी टेंडर किए जब कीमत तकरीबन $400 से कम थी, फिर उसके बाद $500 हुई, फिर 600 के करीब पहुंच गई। तो उस वक्त हुकूमत टेंडर करती और फिर उसके बाद विड्रॉ कर लेती थी। तो इसलिए चीनी बर वक्त दरामद ना होने से जो गैप है वो कवर नहीं हो सका और उस वजह से ये सूरत हाल आज पैदा हुई है कि डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप है और मार्केट में जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन नहीं की जा सकी। उस वजह से ये चीनी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जो चीनी जितनी कम मिकदार में इंपोर्ट भी की गई है उसकी क्वालिटी की बहुत अच्छी नहीं है और अवाम उस चीनी को पसंद नहीं करते। इसको भी हम बारहा पहले से ये बताते आ रहे हैं कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है चीनी की। पहले भी जब भी इंपोर्ट हुई है लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और आज भी आप अगर मार्केट में देखें कि जो इंपोर्टेड चीनी है वो 90 रुपए में भी अगर बिक रही है तो लोग फिर भी उसको लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें जो स्वीटनेस है वो भी कम है और उसके साथ कुछ मुदरसियत कंटेंट्स भी उसमें हैं। ये चीज़ें हम सारी बारहा पॉइंट आउट करते रहे हैं और हुकूमती एहलकारान को बताते रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में भी ये बात होती रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ और इस वक्त हमें ये सूरत हाल का सामना है और वही हालात इस वक्त भी पैदा हो रहे हैं कि जी क्रशिंग जल्दी शुरू की जाए और उससे फिर जो चीनी की मिकदार है वो कम होगी और खुदा न खास्ता हमें फिर अगले साल भी इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जी सही, तो क्या मामला तब बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं कि जब हुकूमत स्टेक होल्डर के साथ बैठे। हमारी आज तक कहीं भी कोई जिम्मेदार लोगों के साथ जो है सीनियर लेवल पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो सकी कि इन चीज़ों को हम बता सकें। हम बारहा रिक्वेस्टें करते रहे, हमारे अखबारात में भी इश्तिहार आए हैं लेकिन ऐसा कोई सिलसिला जो है हुकूमत के साथ हमारा नहीं हो सका। जी सही, तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि आपने बार बार हुकूमत को ये तमाम मामलात की निशानदेही की लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से आपको जो है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया गया, इसकी वजह क्या थी?
क्योंकि इन दी एंड जो है वो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर ये उसको भुगत अवाम रहे हैं ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, और हम भी इसी अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत से बातचीत करते रहे हैं। इसमें हमने भी सफ़र किया है कि जब 3 लाख चीनी टन कम चीनी पैदा हुई है तो ज़ाहिर है उसका असर भी जो है वो शुगर मिलों पर भी पड़ा है, अवाम ने तो डेफिनेटली उसको भुगता है। ये असल में ये सवाल जो है हुकूमत से बनता है कि हुकूमत क्यों आफ्टर ऑल जो शुगर मिल एसोसिएशन है या चीनी की जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनके मालकान से क्यों बातचीत नहीं करना चाहती। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क का भला चाहते हैं, इस मुल्क के अवाम का भला चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। जो सही, तो डॉक्टर साहब ये जो 3 लाख टन चीनी कम पैदा हुई है, क्या गन्ने की प्रोडक्शन इस दफा कम थी, क्या वजह थी? नहीं, मैंने अर्ज किया कि गन्ना राइप होता है एक खास टाइम पर जाकर, एक खास टेम्परेचर पर जाकर। पिछले साल जो है वो नवंबर के शुरू में जब मिलें चलाई गई तो उस वक्त तक गन्ना मैच्योर नहीं हुआ था। जब वो मैच्योर नहीं होगा तो उस वक्त उसकी जो प्रोडक्शन है चीनी की वो कम हो जाती है। आज भी अगर हम इस वक्त क्रशिंग शुरू कर दें तो फिर प्रोडक्शन कम होगी। आप इसको अगर 30 नवंबर या उसके बाद शुरू करेंगे तो फिर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर का गन्ने की मेच्योरिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा असर होता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हुकूमत प्रेशर में आ जाती है कि जी फौरी तौर पे क्रशिंग शुरू करें। जैसे इस साल भी हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि जी 15 नवंबर से शुरू की जाए पंजाब में, और 20 नवंबर से यहां से शुरू की जाए क्रशिंग जो है। तो अब भी अगर जल्दी शुरू होगी तो चीनी की प्रोडक्शन कम होगी और फिर अल्टीमेटली मुल्क और कौम का नुकसान होगा। सही, तो जो शुगर मिल्स हैं, ये मैं जानना चाहूंगी अवाम के लिए कि शुगर मिल्स किस तरह से ऑपरेट करती हैं? देखें, शुगर मिल एक कमर्शियल एंटिटी है, वो कोई इस पर्सपेक्टिव में काम नहीं करती कि जिससे मतलब कोई ऐसा एलिमेंट निकले कि हाँ ये मुल्क और कौम का असासा है। ये कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने बैलेंस शीट दिखानी होती है। ज़्यादातर मिलें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और वहाँ पे कंपटीशन होता है और शेयर जो है उसका उस हिसाब से ऊपर या नीचे होता है। अगर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ना दिया जाए या उनको मुनासिब मुनाफा ना मिले तो फिर ये शेयर कौन रखेगा और इंडस्ट्री अल्टीमेटली फिर बैठ जाएगी। तो इस कमर्शियल एक्टिविटी को वायबल बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना जरूरी होता है। और पिछला साल जितना मुश्किल में शुगर मिलों में गुजरा है, मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी हिम्मत के साथ शुगर मिलों ने इसको गुजारा है। लेकिन अगर ये हालात रहे तो फिर तसलसल के साथ मिलों का चलना और ये कारोबार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो है। तो इन चीज़ों को हुकूमत को अपने सामने रखना चाहिए। अगर ये सामने नहीं रखी जाएंगी तो फिर इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी जो है ना। सही, तो डॉक्टर साहब एक तो आपने कहा कि इस दफा जो गन्ने की प्रोडक्शन थी वो कम थी, दूसरा जो सप्लाई और डिमांड में गैप था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 सालों में हुकूमत जो है वो इल्जाम देती है शुगर मिल्स को, और शुगर मिल्स जो है वो मिडल मैन को, बल्कि माजी में भी ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर मौजूद रहा है। असल में जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम तो किसी को इल्जाम नहीं देते। हम एक डेफिनेट लाए अमल हुकूमत को पिछले 2-3 सालों से और हमेशा से ये पेश करते आए हैं कि आप एक खास टाइम पे जाके क्रशिंग स्टार्ट करें ताकि जो प्रोडक्शन है चीनी की वो मुनासिब मिकदार में हो। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर मुल्क में जितनी रिक्वायरमेंट है चीनी की, वो चीनी अगर पूरी गन्ने के पैदावार के मुताबिक बन जाए तो गुड इनफ। अगर वो कम है तो हुकूमत को इंपोर्ट करनी चाहिए, और अगर चीनी जरूरत से ज्यादा है तो हुकूमत को एक्सपोर्ट करनी चाहिए। बिजनेस के ये बुनियादी असूल हैं कि जब आपके पास सरप्लस है तो आप एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब सरप्लस होती है तो फिर भी शुगर मिलें मुर्द इल्जाम होती हैं, क्योंकि वो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 60 रुपए आ रही होती है तो वो 50 रुपए में बेच चुके होते हैं। और जब कम चीनी पैदा होती है तो फिर कहते हैं जी ये शुगर माफिया ने वो। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है, बेसिक इकोनॉमिक्स के असूल हैं, इनको जब तक आप सामने नहीं रखेंगे तो बिजनेस जो है इस तरीके से नहीं चल सकता जो है। सही, तो डॉक्टर साहब जो शुगर मिल्स हैं उनकी क्या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पूरी हो रही है? देखें, इस साल बड़ी मुश्किल से कहीं मैं समझता हूं कि किसी ने पूरी की है। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम हुकूमत को बताते रहे कि 104 हमारी आ रही है, लेकिन हुकूमत की आज भी जो प्राइस फिक्स की हुई है वो 85 रुपए है जो है। अब 104 रुपए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 85 रुपीज हुकूमत कीमत मुकर्रर कर दे
तो फिर वो बिजनेस कैसे हो पाएगा। हम पिछले 5, 6, 7 महीनों से इसी चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं और हुकूमत से ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप बेशक थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो कीमत इसकी जो है कॉस्टिंग करवा लें कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है। वो भी नहीं हुआ, लेकिन हर दफा एक नए कानून के तहत एक नए तरीके के मुताबिक जो है कभी मरकजी हुकूमत कर रही है, कभी सूबाई हुकूमत कर रही है, और ना किसी कानून के मुताबिक पता चलता है कि असल किसने करना है। तो ये एक कंफ्यूजन का अमल जो है वो चल रहा है और इस कंफ्यूजन में सप्लाई चेन हमारी जो है वो ब्रेक होती है। आपने देखा पीछे जो जितने हमारे उस पे अपना दुकानदार थे जी। या डीलर्स थे उन पर क्रैकडाउन किया गया, FIA ने उनकी गिरफ्तारियां की। जब सप्लाई चेन टूटती है तो फिर कीमत बढ़ती है। अब फिर आप देखें कि डीलर्स को जो है पकड़ा जा रहा है, सप्लाई चेन टूटती है तो उससे चीजों कमोडिटीज की कीमत जो है वो बढ़ती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक स्मूथ तरीके से ये बिजनेस चलना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को हुकूमत के साथ बैठ के एक सिस्टम के तहत जो है वो चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो खुदा न खास्ता फिर इन चीज या तो नुकसान उठाएगा मिल मालिक या फायदा उठाएगा, या फिर खुदा न खास्ता अवाम नुकसान उठाएंगे। और अगर कोई भी नुकसान उठाता है तो फिर बिजनेस तो प्रॉपर तरीके से ना चले। सही। तो डॉक्टर साहब, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जो तहरीके इंसाफ का जो ये पूरा टेन्योर है पिछले 3 साल में, शुगर मिल्स मालिकान जो है उनको 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा पहुंचाया गया है, और पिछले 10 माह में कुछ ये इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 67 अरब की आ रही है। देखें, ये कैलकुलेशन किस इकोनॉमिस्ट ने की है या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की है, हमारे इल्म में तो ये नहीं है। आप 265 अरब आपने कहा है, अगर आप ये 365 कह दें तो हम क्या कह सकते हैं फिर? आप अब 65 की बजाय अगर 165 कह दें तो हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये कैलकुलेशन जो होती है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो जिस कॉस्ट पे आप बेच रहे हैं उसके साथ इसका डायरेक्ट तल्लक है, और वो उससे बेहतर कौन जानता है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये किसने ये सारी कॉस्टिंग की है और किस तरह ये मुनाफा हमारे खाते में डाला गया है। FBR के लोग जो है एक एक बोरी चीनी की जो है वो कारखानों में बैठ के गिन रहे हैं, आप उसको गिन रहे हैं। हम जहां जहां बेचते हैं वो सारा अकाउंटेड फॉर है, वो सारी उसमें बैलेंस शीट में वो सारी चीजें मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कितना मुनाफा हमने कमाया है। उस पर टैक्स भी देना है, हमने हुकूमत को हमने जवाब भी देना है। 10 महकमे जो है 10 महकमे हुकूमत के वो हर एक मिल के वो रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो इतना प्रॉफिट अगर होता तो फिर शुगर मिल्स को जो है वो इतना हुकूमत के साथ बार बार ये रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी कि हमारे साथ बैठे। हम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना काम। तो अगर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा हो तो व्हाई शुड वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट? गुज़श्ता 2 बरस में जो किसान है उनको आप जो सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं वो क्या थी? क्योंकि किसान कह रहे हैं वो 180 से 190 रुपए किसानों को देखें 190 रुपए की नहीं 200 रुपए थी, 200 रुपए थी, और 200 के अगेंस्ट हम गन्ना 365 रुपए तक भी खरीदते रहे। 200 रुपए से लेकर 365 तक हमने गन्ना खरीदा है। तो हम हुकूमत के पास गए इस पर भी कि जी आपने जो गन्ने की कीमत है वो 200 रुपए रखी है, लेकिन हमें तो गन्ना 365 तक मिला है। तो हुकूमत कहती है कि ये 200 रुपए मिनिमम प्राइस है, आगे तमाम मार्केटिंग का अमल है कि जिसमें गन्ना जितने का भी बिके हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर गन्ना मार्केटिंग मैकेनिज्म के तहत अगर हमने खरीदना है तो क्या चीनी फिर उसकी कीमत हुकूमत कंट्रोल करेगी? उसको भी छोड़े फिर मार्केटिंग मैकेनिज्म पर। और अगर मार्केटिंग मैकेनिज्म पर छोड़ेंगे सारी चीजों को तो मेरा ख्याल है और ज्यादा बेहतर तरीके से बैलेंस होंगी। आप ना गन्ने की कीमत फिक्स करें ना चीनी की कीमत फिक्स करें तो मैं समझता हूं कि फिर ये मसला वैसे ही हल हो जाएगा। तमाम चीजें मार्केटिंग मैकेनिज्म पे चलेंगी और हर एक फिर उसके मुताबिक आगे चलेगा, वो बेस्ट चीज होगी और मार्केट के मुताबिक हम अपना काम किया करेंगे। जो है सही। तो FBR की तरफ से जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि कितनी चीनी आ रही है और कहां जा रही है ये इसका पता ही नहीं चल रहा, तो ये क्या इस इंक्वायरी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, ये क्रेडिबिलिटी तो हुकूमत के इदारे हैं जिन्होंने FIA जिन्होंने एक कमीशन बना था, पहले FIA ने एक कमेटी बनाई थी, उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। तो हम तो बहरहाल हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सारी रिपोर्ट्स पर कि उनका एक अपना तरीक़ाकार है, वो हर चीज को एक नेगेटिविटी के अंदाज में देखते हैं। देखिए, बिजनेस उसको पता है जो कर रहा है। आपको पानी की गहराई का उस वक्त अंदाजा नहीं होता जब आप
जब तक आप पानी में उतरते नहीं है, किनारे पे बैठ के आपको क्या पता कि जी पानी की गहराई कितनी है। तो बिजनेस के डायनामिक्स जो है वो सिर्फ बिजनेस करने वाले को पता होता है। मैं समझता हूं कि अगर बिजनेस एंटिटीज को आप इस किस्म के कमीशन और इंक्वायरीज और उनके थ्रू आप गुजारेंगे तो बिजनेस आपके सफर करेंगे। कोई शख्स जो है वो यहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या इन्वेस्टमेंट, ये बिलियंस ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। 80 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में, 22,000 अरब रुपया लगा हुआ है। क्या ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसलिए लगाई हैं कि वो इंक्वायरियां भुगतें? क्या उनको अरेस्ट किया जाए? क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और फिर उसके बाद उनको ह्यूमिलेट किया जाए? क्या बिजनेस इसलिए किया जाता है? कोई शख्स भी इस तरह का बिजनेस करने को तैयार नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मार्केटिंग फोर्सेस को जो है वो इसके ऊपर वो करना चाहिए। हुकूमत बड़ी रेगुलेटर है, हुकूमत के पास बड़े रिसोर्सेज हैं। हुकूमत अगर समझती है कि चीनी कम है तो वक्त पे इंपोर्ट करे। तमाम फैक्ट फिगर जो है वो मिनिस्ट्रीज के पास होते हैं, डिपार्टमेंट्स के पास होते हैं, और अगर वो वक्त पर इंपोर्ट करेंगे तो चीनी कैसे महंगी होगी? हो ही नहीं सकती जो है ना। तो ये रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए जैसे दुनिया के हर कोने में होती है। ये FIR दर्ज करने से और डंडे से और उससे ये काम या बिजनेस जो है ये इस तरीके से हो नहीं सकता। सही। तो डॉक्टर साहब, जो शुगर मिल्स पर इस वक्त हुकूमत की तरफ से कुछ सख्त रेगुलेशंस लाई जा रही हैं, उस पर आपका क्या मौकिफ है? देखें, हमारे पास 1950 का एक एक्ट मौजूद है। हुकूमत ने पिछले साल 2 अमेंडमेंट उसमें पंजाब असेंबली ने पंजाब में वो लेकर आई जो है ना। इसी तरह और बहुत सारे नए जो है ना वो लॉज लाए गए और बाकी फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से और लॉज जो है ना वो जारी किए। तो ये जितनी इंडस्ट्री ओवर रेगुलेटेड है, मैं समझता हूं कि कोई बिजनेस दुनिया में इतना नहीं है। गन्ने की खरीद से लेकर रेगुलेशन शुरू होती है और चीनी आगे दुकान में, छोटी दुकान में बिकने तक ये रेगुलेट हो रही है। क्या कारोबार इस तरीके से चलते हैं कि हर स्टेप पर आप एक लॉ के सामने खड़े हैं और फिर उसके साथ आपके क्रिमिनल एक्ट पर जो है ना वो पर्चे दर्ज किए जाएं और मिल मालकान को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां की जाएं। FBI अपनी जगह पर, NAB अपनी जगह पर, FIA अपनी जगह पर, और कितने महकमे, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अपनी जगह पर, और हर एक जुर्माने लेके खड़ा हुआ है। क्या कोई इदारा इस तरीके से कारोबार कर सकता है? मैं समझता हूं कि इस पर हमें, ये हमारे नेशनल एसेट्स हैं, ये बेहतरीन कारोबार हैं, इन पर हुकूमत को सीरियसली सोचना चाहिए और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और एक बेहतर बात करनी चाहिए, एक तरीके से इस पर अमल दरामद हो ताकि ये इदारे मुल्क को काम के लिए प्रोडक्टिव साबित हों, अवाम इनसे मुस्तफीद हों और ये जो कंफ्यूजन खुदा न खास्ता ये पैदा हो रही है ये कभी ना हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।